ओके, तो इस लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास है थ्री फेज हाफ वेव रेक्टिफायर और उसके सोर्स साइड पे इंडक्टेंस है, तो इस सोर्स साइड पे इंडक्टेंस का क्या इफेक्ट होगा, जो सर्किट है उसके रिस्पॉन्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये हमारे पास थ्री फेज हाफ वेव रेक्टिफायर है, लेकिन इस टाइम पे ये हम एज्यूम करें कि जो आउटपुट करंट है वो हाईली इंडक्टिव लोड की वजह से सबसे पहले वो कांस्टेंट है। तीन डायोड है हमारे पास, D1, D2, D3, और जो फेज वन है उसके साथ कनेक्टेड है एक सोर्स इंडक्टेंस, लेट मी कॉल इट LS। हमारे पास है ये फेज VA, इसी तरह जो दूसरा फेज है VB, उसके साथ भी इसी वैल्यू का सोर्स इंडक्टेंस है। मीन्स हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि जो तीनों सोर्स के अंदर एडिड है सोर्स इंडक्टेंस वो असल में सेम वैल्यू के हैं, डिफरेंट वैल्यू के नहीं है। तो ये तीनों अगेन एक पॉइंट के ऊपर कनेक्टेड है, जो कि इसका बन जाता है न्यूट्रल पॉइंट, और वो फिर जो लोड है उसके दूसरे इनके साथ कनेक्ट हो गया। तो ये हमारे पास सिचुएशन है। अब हमने ये डिस्कस करना है कि अगर हमारे पास सोर्स साइड पे ये जो इंडक्टेंस है LS, ये असल में क्या इफेक्ट डालता है इस सर्किट के रिस्पॉन्स के ऊपर। तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो सिंगल फेज केसेस थे, कि जब भी हमारे पास सोर्स इंडक्टेंस आती है तो करंट की जो ट्रांजिशन है एक डायोड से दूसरे डायोड में वो इंस्टेंटली नहीं हो सकता। तो उसकी वजह से क्या होता है कि दो डायोड्स या तीन डायोड्स एट टाइम जो है वो कंडक्ट करने लगते हैं। तो हमारे पास जो पिछली इंफॉर्मेशन है उसमें ये हो रहा था कि ये सीक्वेंस था हमारे पास कंडक्शन का, पहले D1 कंडक्ट करता था, फिर D2, और उसके बाद कंडक्ट करता था D3, और उसके बाद फिर से कंडक्शन शुरू हो जाती थी डायोड D1 की। तो ये साइकिल जो है वो रिपीट होता था। तो अब हम लेट्स से एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास जो डायोड है D3 वो कंडक्ट कर रहा है, डायोड D3 इज ऑन, और डायोड D1 जो है वो नेक्स्ट है, वो मतलब उसने नेक्स्ट कंडक्ट करना है। या हम ये कह सकते हैं कि हम एक्चुअली जो डिस्कस करें कि D3 ऑन है एंड D1 इज नेक्स्ट टू कंडक्ट। बारी है D1 की, तो इसका मतलब हम जो डिस्कस करने लगे हैं वो है करंट की कम्यूटेशन डिस्कस कर रहे हैं, मतलब जो करंट का जो ट्रांसफर है फ्रॉम D3 टू D1, क्योंकि D3 पहले से ऑन है, D1 ने ऑन होना है। तो ये जो ट्रांजिशन है D3 से D1 की तरफ, हम इसको असल में डिस्कस करने लगे हैं कि इस दौरान क्या होता है। अगर कोई एक कंडक्ट कर रहा है तो फिर तो फाइन है। मिसाल के तौर पे व्हेन D3 इज ऑन, जब D3 कंडक्ट कर रहा है फॉर एग्जांपल, तो इसका मतलब उस टाइम पे हमारे पास जो करंट है थ्रू डायोड 3 वो इक्वल्स टू I नॉट है। जो करंट है डायोड के थ्रू वो कांस्टेंट है, और उस दौरान हमारे पास जो लोड करंट है, जो भी लोड करंट है वो थ्रू डायोड D3 कंडक्ट कर रहा है, फ्लो कर रहा है, और वोल्टेज अक्रॉस द सोर्स इंडक्टेंस अगर हम देखें तो वो है V LS di3/dt, जो कि ज़ीरो होगा। मीन्स ये जो वोल्टेज है अक्रॉस दी सोर्स इंडक्टेंस ये ज़ीरो होगा, क्योंकि कांस्टेंट करंट फ्लो कर रही है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे आएगा, जब ट्रांजिशन होगी, करंट कम्यूटेशन होगी, एक से करंट ट्रांसफर होगा डायोड से दूसरे पे। तो हम ये सिचुएशन डिस्कस कर रहे हैं कि डायोड D3 से D1 पे करंट ट्रांसफर हो रहा है। सो बैक टू ट्रांजिशन।
D3 से D1 पे ट्रांजिशन हो रही है, करंट ट्रांसफर हो रहा है। तो जब D3 से D1 पे करंट ट्रांसफर हो रहा है तो एज आई सेड कि दोनों एक साथ कंडक्ट करने लगेंगे, क्योंकि D1 अपने सोर्स इंडक्टेंस की वजह से एकदम I0 पे नहीं पहुंच सकता जो कि लोड करंट है, और D3 जो है वो एकदम ज़ीरो पे नहीं पहुंच सकता। तो इस दौरान हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी कि ID3 प्लस ID1 ये दोनों मिलके I0 बनाएंगे, जो आउटपुट करंट है वो इन दोनों से मिलके बनेगा। ये हमारे पास चीज़ आ गई कि दोनों डायोड जो है बोथ D1 एंड D3 कंडक्ट्स, तो दोनों कंडक्ट कर रहे हैं। ये इक्वेशन जो है वो ट्रू हो गई। अब अगर हम इस इक्वेशन का वो ले लेते हैं डेरिवेटिव, इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूँ। अगर हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं तो डेरिवेटिव लेने से हमारे पास हम लिख सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ ID3 ये इक्वल है डेरिवेटिव ऑफ ID1 के विद अ नेगेटिव साइन, क्योंकि जो I0 है उसका डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव आप मूव करते हैं दूसरी साइड पे, तो ये इक्वेशन हमारे पास रह जाएगी, जिसे मैं इक्वेशन 2 कह देता हूँ। तो ये एक इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई है कि जो डायोड 1 के थ्रू करंट है वो जिस डेरिवेटिव से इंक्रीज कर रहा है, जिस रेट से इंक्रीज कर रहा है, डायोड 3 का उसी रेट से जो है वो डिक्रीज कर रहा है। ओके, अब हम अगर KVL लगा दें इस सर्किट के ऊपर, इस इक्विवेलेंट सर्किट पहले अगर हम बनाएं और उसके ऊपर KVL लूप लगा दें तो वो हमें क्या बताता है, इसको डिस्कस करते हैं। तो अगर मैं इस सिचुएशन को यूं कहूं कि हमारे पास एक डायोड के एनोड के ऊपर एक जो हमारे पास है इंडक्टर, उसमें उसको अप्लाई हो रहा है VA और उसका डायोड जो है वो ऑन है, तो उसको मैं एक स्विच बना के शॉर्ट सर्किट बना देता हूँ। और दूसरे का भी यही इंडक्टर है LS और उसके इस पॉइंट पे अप्लाई हो रहा है VC, क्योंकि हमारे पास कंडक्शन जो हो रही है ये D1 और ये D3, हम कह रहे हैं कि दोनों कंडक्ट करेंगे और ये दोनों एक पॉइंट पे आके कॉमन हो जाएंगे, और ये वो पॉइंट है जहाँ पे एक्चुअली है V0। ये पॉइंट जो है क्योंकि आगे लोड के साथ कनेक्टेड है, हम कह रहे हैं कि हाईली इंडक्टिव लोड है। ओके, तो अब हमारे पास वोल्टेज सॉरी अगर हम एक KVL अप्लाई करें, या अगर हम ये देखें कि वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर क्या है, क्योंकि मैंने बताया अगर स्टेडी स्टेट है, मतलब एक डायोड कंडक्ट कर रहा है अपने कंडक्शन मोड में है, तब तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर ज़ीरो होता है। लेकिन जब भी ट्रांजिशन होती है, दो डायोड एक साथ ऑन हो जाते हैं, उस टाइम पे इसके अक्रॉस जो है वो वोल्टेज आएगी जो इंडक्टर है उसके अक्रॉस। तो अब ये वोल्टेज क्या है, हम इसको डिटरमिन कर लेते हैं। तो वोल्टेज अक्रॉस ये पहला जो हमारे पास है फेज ए, अगर इसके ऊपर हम अगर ये यूटिलाइज करें तो हम कह सकते हैं कि VA माइनस V0, ठीक है, क्योंकि दूसरी साइड पे V0 है और इस इंडक्टर के इस साइड पे VA है, इक्वल्स टू L di/dt1, क्योंकि यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है इसको मैं ID1 कह रहा हूँ, थ्रू डायोड 1 है, और यहाँ पे जो फ्लो कर रहा है उसको हम कह देते हैं वोल्टेज करंट ID3। तो ये हमारे पास आ गई है एक इक्वेशन। और अगर ये जो दूसरा लेग है हमारे पास, दूसरी जो लेग है उसमें अगर मैं कहूँ कि हमारे पास है VC माइनस V0 इक्वल्स टू L di/dt3 ओवर
dt। दोनों इक्वेशन को से मिलके हम कह देते हैं इक्वेशन 3। तो हमारे पास सिचुएशन क्या बन रही है यहाँ पे कि अगर हम सबसे पहले v नॉट जो है वो हम यहाँ से अगर डिटरमिन करना चाहें, v नॉट को हम डिटरमिन कर सकते हैं। अब हमारे पास एक प्रोसीजर ऐसा आ गया है, एक मेथड ऐसा आ रहा है जिससे हम फाइंड कर सकते हैं, और वो मेथड ये है कि जो दूसरी जो इक्वेशन है 3 के अंदर, ये जो दूसरा पार्ट है, इसको मैं लिख सकता हूँ vc माइनस वी नॉट, और अगर मैं इस इक्वेशन 2 को सब्स्टिट्यूट कर दूँ यहाँ पे, जिसके मुताबिक हमारे पास एल डी आई डी थ्री ओवर डी टी को मैं लिख सकता हूँ माइनस एल डी आई डी वन ओवर डी टी। सिंपली जो आई डी थ्री करंट है उसको मैंने नेगेटिव आई डी वन से रिप्लेस कर दिया है, क्योंकि इक्वेशन 2 हमें ये चीज़ बता रही है। और ये जो बीच वाली इक्वेशन है, मैं इसको बाकी मैं पहले ये वाली इक्वेशन भी यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि पिक्चर क्लियर हो जाए। वी ए माइनस वी नॉट इक्वल्स टू एल डी आई डी टी वन ओवर डी टी। तो अब हमारे पास अच्छा, जहाँ पे ये इंडक्टर है असल में ये सोर्स इंडक्टेंस है जिसे हम एल एस कहते आ रहे हैं, तो आप इसको एल एस कह सकते हैं। ओके, तो अब हमारे पास सिचुएशन ये है कि अगर हमने फाइंड करना है कि एक्चुअली वी नॉट क्या होता है, कि दो डायोड एक साथ कंडक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे D1 एंड D2 दोनों ऑन है। अब D1 एंड D2 अगर दोनों एक साथ ऑन है तो उस टाइम पे वी नॉट क्या होगा। तो वी नॉट हम अब यहाँ पे डिटरमिन कर सकते हैं अगर हम ऐड अप कर दें इन दो इक्वेशन को, जिसे मैं इक्वेशन 4 कहने लगा। अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर दें तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, इसको इसके बीच में एक लाइन लगा देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। तो ऐड अप करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा वी सी प्लस वी ए माइनस टू वी नॉट इक्वल्स टू, और ये साइड हो जाएगी 0। और इसके बाद हमारे पास अगर हम थोड़ा सा इसको अरेंज कर दें तो हमारे पास आ जाएगा वी नॉट इक्वल्स टू माइनस वी ए प्लस वी सी ओवर 2। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। और अगर हमारे पास जब भी 3 फेज बैलेंस सिस्टम होता है, 3 फेज बैलेंस सिस्टम के अंदर हमारे पास ये चीज़ होती है कि वी ए प्लस वी बी प्लस वी सी इक्वल्स टू 0 होता है। तीनों फेजेस जब कंबाइन होते हैं तो वो हमें 0 देते हैं, या अगर हम इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के अंदर फिट इन करना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि वी ए प्लस वी सी इज इक्वल्स टू माइनस वी बी। हम उसकी जगह ये चीज़ लिख सकते हैं कि वी ए प्लस वी सी, सॉरी यहाँ पे कि ये वी नॉट दूसरी साइड पे मूव करेगा तो ये पॉजिटिव आएगा। तो हम लिख सकते हैं कि वी नॉट इज एक्चुअली इक्वल्स टू माइनस वी बी ओवर 2। ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, और इस रिलेशन से हम आगे जो है यहाँ पे वी नॉट हम कह रहे हैं कि माइनस वी बी ओवर 2 आ रहा है। अब ये जो रिलेशन आई है ये क्या बता रही है कि जो दो डायोड्स कंडक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे कंडक्ट कर रहे हैं D1 एंड D2, और D1 एंड D2 कंडक्ट जब कर रहे हैं तो कौन सा इसमें नहीं इन्वॉल्व, वो जो D1 एंड D3 कंडक्ट करें, सॉरी, और जो डायोड इसमें नहीं इन्वॉल्व दैट इज D2, उस फेज में उस फेज का जो वोल्टेज है हाफ और नेगेटिव, मतलब उसको नेगेटिव करके हाफ करें तो वो आउटपुट पे अपीयर हो रहा है।
अब इससे हमें ये नतीजा मिलता है कि V0 जब डिफरेंट कम्यूटेशन होगी तो उस दौरान क्या होगा, हमने यहाँ से डिड्यूस कर लिया कि जब D1 से D3 से D1 पे कम्यूटेशन हो रही है जो यहाँ पे नहीं इन्वॉल्व डायोड वो D2 है, तो हमारे पास आएगा -VB/2। इसी तरह जब D1 से D2 पे होगा तब हमारे पास आएगा, क्योंकि A और B 1 A को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 B को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमारे पास जो इसमें नहीं इन्वॉल्व वो है C, तो -VC/2। सिमिलरली जब आप D2 से डायोड D3 की तरफ जाएगा तो वो होगा -VA/2। ये इन कम्यूटेशन के दौरान जो है ये कॉम्बिनेशन बनेगा, ये हमारे पास V0 बनेगा। तो करंट की डिटेल में जाने से पहले इसको मैं यहाँ पे प्लॉट कर देता हूँ। जो हमारे पास एक्सिस है, एक्सिस जो हमने बनाए हुए हैं उसके अंदर हम ये प्लॉट कर देते हैं ये इंफॉर्मेशन। तो स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले जो रीजन हमारे पास यहाँ पे क्लियरली कंडक्शन कोई एक डायोड कंडक्ट कर रहा है, पहले वो रीजन किसी उस रीजन से स्टार्ट ले लेते हैं। तो हमारे पास है लेट्स से VA कंडक्ट कर रहा है, बल्कि VC वाले से ले लेते हैं। जिस तरह हमारे पास ये हम ट्रांसफ़र जो अभी डिस्कस कर रहे थे कि D3 से D1 पे ट्रांसफ़र हो रहा है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंडक्शन चल रही है, D3 कंडक्ट कर रहा है क्योंकि VC जो है वो मैक्सिमम है इस टाइम, VC मैक्सिमम है, D3 जो है वो कंडक्शन उसकी चल रही है और यहाँ तक कंडक्शन चलती रहेगी क्योंकि इस पॉइंट तक D3 जो VC है वो मैक्सिमम है। अब इस पॉइंट पे आके हमारे पास क्या होने लगा है कि VA मैक्सिमम होने लगा है, तो यहाँ पे ट्रांजिशन होगी फ्रॉम D3 टू DA। अब इस दौरान ये होगा कि हमारे पास, मैंने बताया जब D3 टू D1 ट्रांजिशन होगी तो V0 हमारे पास -VB/2 होगा क्योंकि फेज जो है वो नहीं इन्वॉल्व 2। अब यहाँ पे आप देखें तो हमने साथ में प्लॉट किया हुआ है -VB/2 VC/2, ये भी साथ में प्लॉट किए हुए हैं। तो इनकी ज़रूरत हमें यहाँ पे पड़ रही है कि जब भी ट्रांजिशन होगी, ये ट्रांजिशन पीरियड आ गया, इस दौरान हमने ज्वाइन कर लिया -VB/2 को, और उसके बाद जब ट्रांजिशन ख़त्म हुआ, ये जो करंट है ट्रांसफ़र कंप्लीट हुआ, उसके बाद हमारे पास कंप्लीटली ऑन हो गया VA। इससे मुराद ये है कि ये जो रीजन है इसके अंदर आ गया है, कंडक्ट कर रहा है D1, और ये जो बीच का इंटरवल है इस दौरान कंडक्ट कर रहा है, दोनों कंडक्ट कर रहे हैं, D1 एज वेल एज D3 दोनों कंडक्ट कर रहे हैं क्योंकि कम्यूटेशन जब हो रही है। इस तरह से जब हम इस पॉइंट पे आ गए हैं जहाँ पे VB एक्सीड कर रहा है, बढ़ रहा है VA से, तो इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास अगेन कम्यूटेशन शुरू हो जाएगी, करंट ट्रांसफ़र शुरू हो जाएगा। करंट ट्रांसफ़र हमारे पास शुरू हो जाएगा D1 से D2 पे, क्योंकि अब जो है VB ग्रेटर हो रहा है बाकी दो से, और उसका नतीजा ये होगा कि हमारे पास V0 होगा -VC/2। तो यहाँ पे हमने साथ में प्लॉट किया हुआ है -VC/2। इसको यूँ करके जब ये कम्यूटेशन ख़त्म होगा हमारे पास, उसके बाद कम्प्लीटली ऑन हो जाएगा डायोड D2। अब मुराद ये है कि यहाँ पे कंडक्ट कर रहा है D1 एज वेल एज D2, और जब ये कम्यूटेशन इंटरवल ख़त्म होता है हमारे पास, तो उसके बाद सिर्फ कंडक्ट करने लगेगा डायोड D2। और इस तरह से फिर नेक्स्ट
एक और कम्यूटेशन हमारे पास होगी, वो होगी फ्रॉम थायरिस्टर डायोड D2 से D3 पे होगी, और उस दौरान हमारे पास V0 होगा -VA/2, और ये आ गया हमारे पास -VA/2, और कम्यूटेशन जब ख़त्म होगी फिर कम्प्लीटली कंडक्ट करने लगेगा हमारे पास, जो मीन्स इस दौरान हमारे पास ऑन है D2 और D3 दोनों, और जब ये कम्यूटेशन ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद सिर्फ कंडक्ट करेगा डायोड D3 यहाँ तक। तो ये हमारे पास V0 की शेप बन गई है। ये जो हमने रेड में बनाया है ये हमारे पास आ गई V0 की शेप जब हमारे पास सोर्स इंडक्टेंस होती है। तो सोर्स इंडक्टेंस की वजह से जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि चेंज हो रही है वो पहले हमारे पास है V0 की जो शेप है वो चेंज हो रही है। अब V0 की शेप चेंज हो गई हमारे पास, लेकिन अब साथ में वोल्टेज अक्रॉस डायोड जो है वो भी हमारे पास चेंज होगी। रीज़न ये है, उसकी रीज़न ये है कि जो कंडक्शन जो रीजन था हमारे पास वो अभी चेंज हो गया है। ये जो रेंज है जिसमें दो डायोड कंडक्ट करते हैं, इसको नॉर्मली हम U का नाम देते थे जब सिंगल फेज की बात होती है, तो यहाँ पे भी इसको U कह देते हैं हम, और इसको हम नाम देंगे कम्यूटेशन इंटरवल का। ये वो इंटरवल है जिसमें दो डायोड एक साथ कंडक्ट करते हैं, एक में से करंट दूसरे पे ट्रांसफ़र होता है, ये वो रीजन है। ओके, तो अब हम ये करते हैं कि वोल्टेज अक्रॉस डायोड फाइंड कर लेते हैं, और लेट्स से हम स्टार्ट लेते हैं, कोई सिर्फ एक ही से काम चला लेते हैं, हम वोल्टेज अक्रॉस डायोड 1 जो है वो प्लॉट कर देते हैं। तो अगेन हमारे पास जो सिचुएशन है वो अब ये है कि हमारे पास सिचुएशंस ये हो सकती हैं कि वोल्टेज अक्रॉस डायोड 1 में कि लेट्स से जब डायोड 1 ऑन हो, अब डायोड 1 अगर ऑन हो कॉम्बिनेशन में 3 के साथ 2 के साथ, लेकिन जब भी D1 ऑन होगा तब हमारे पास वो होगा 0, ठीक है। VD1 0 होगा जिसके साथ भी पेयर में ऑन हो, अकेले ऑन हो, किसी दूसरे के साथ कम्यूटेशन चल रही हो, लेकिन जब भी D1 ऑन होगा तो उसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो होगा 0। अब एक और सिचुएशन ये है कि अगर हमारे पास ऑन है लेट्स से डायोड D2, सिर्फ डायोड D2 ऑन है, कम्प्लीटली ऑन, तब हमारे पास वोल्टेज जो इसके क्रॉस आएगी वो आएगी VAB, ठीक है। रीज़न ये है कि हमारे पास अगर आउटपुट पे VB आता है डायोड D2 के ऑन होने की वजह से, और डायोड D1 के फेज के ऊपर है हमारे पास VA, तो VAB आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास VAC आएगा अगर D3 जो है वो कम्प्लीटली ऑन है। दो सिचुएशन ये समझ लें हम, अगर बल्कि एक सिचुएशन, सॉरी दो नहीं, एक सिचुएशन कि अगर हमारे पास D2 से D3 पे जो ट्रांजिशन हो रही है, ठीक है, क्योंकि जो बाकी दो सिचुएशन है कि जिसमें D1 और D2 दोनों ऑन है, अगर उसको हम कंसिडर करते हैं तो उसमें खुद D1 इन्वॉल्व हैं, लाइक ये जो दो ट्रांजिशन है इसमें D1 खुद ऑन है, तो तब तो 0 होगा। लेकिन ये जो सिचुएशन है इसमें क्या होगा हमारे पास, जिसमें D2 से D3 पे ट्रांजिशन हो रही है। तो जब D2 से D3 पे ट्रांजिशन होती है हमारे पास, उस टाइम पे V0 क्या होता है, ये पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब D2 से D3 पे ट्रांजिशन होता है तब हमारे पास V0 होता है -VA/2 ड्यूरिंग ट्रांजिशन फ्रॉम D2 टू D3। तो इसका मतलब जो डायोड D1 है उसके एनोड के ऊपर हमारे पास वोल्टेज है VA, और उसके कैथोड जो कि उस पर V0 आ गया वो है
माइनस वी ए इक्वल टू। तो अब ये हुआ हमारे पास कि अगर वोल्टेज अक्रॉस डायोड 1 देखें तो वो होगा हमारे पास वी ए माइनस वी ए ओवर 2, जो कि हमारे पास आ जाएगा 3/2 टाइम्स वी ए। तो हम लिख सकते हैं कि वोल्टेज आएगा 3/2 टाइम्स वी ए जब भी ट्रांजिशन होगा हमारे पास फ्रॉम बिटवीन फ्रॉम थायरिस्टर D2 से D3 पे जब भी करंट ट्रांसफ़र होगा। ओके, तो अब हम इन एक्सिस के ऊपर प्लॉट कर लेते हैं वोल्टेज अक्रॉस डायोड 1। सबसे पहले आसान चीज़ ये होती है कि जहाँ पे डायोड D1 कंडक्ट कर रहा है, तो डायोड D1 की कंडक्शन शुरू हो जाती है इस पॉइंट से जहाँ पे ट्रांसफ़र शुरू हो चुका है D3 से D1 में। तो इस कम्यूटेशन के दौरान भी ये ज़ीरो होगा क्योंकि D1 कंडक्ट कर रहा है, फिर यहाँ पे भी D1 कंडक्ट कर रहा है, और उसके बाद फिर से जब D1 से D3 पे ट्रांसफ़र हो रहा है, D1 से D2 पे, तब भी ये सिचुएशन है। तो हमारे पास करंट जो D1 में से फ्लो कर रहा है वो स्टार्ट हो रहा है, मैं अगेन इसको प्लॉट कर देता हूँ, स्टार्ट हो रहा है इस पॉइंट के ऊपर जहाँ से VAC जो है वो पॉजिटिव हो जाता है, और ये कंडक्ट करता जा रहा है जब तक हमारे पास जो D2 है वो कंडक्शन शुरू ना कर दे। अब इस पॉइंट पे आके ये होता है कि हमारे पास कंडक्शन शुरू कर देता है डायोड D2। तो जब डायोड D2 कंडक्शन शुरू कर देगा तो हमारे पास वोल्टेज अक्रॉस डायोड होगा VAB। तो यहाँ से हम जंप करेंगे VAB, ठीक है, ये हमारे पास VAB, और ये रहेगा, यूँ चलता रहेगा वोल्टेज अक्रॉस डायोड 1। ओके, अब हमारे पास एक पॉइंट आ गया है जहाँ पे जो डायोड है D2 और D3 दोनों कंडक्शन शुरू कर देते हैं। ये वो रीजन है जहाँ पे D2 और D3 दोनों कंडक्ट कर रहे हैं। तो जब भी D2 और D3 दोनों कंडक्ट करते हैं वहाँ पे हमारे पास 3/2 टाइम्स VA ये वोल्टेज होती है अक्रॉस दी डायोड 1। तो अब हमारे पास ये जो बीच की एक लाइन है, ये आप इसको देख सकते हैं, ये है 3/2 टाइम्स VA। तो आपके वोल्टेज अक्रॉस डायोड सिर्फ इस रीजन में फॉलो करता है 3/2 टाइम्स VA को, और उसके बाद जब कंडक्शन शुरू कर देता है D3, तो D3 के कंडक्शन की वजह से VAC को फॉलो करने लगेगा, यहाँ से आगे, यहाँ से फिर से वो ज़ीरो रहेगा। तो इसको मैं पीछे ले जाता हूँ। तो ये हमारे पास वेव फॉर्म है वोल्टेज अक्रॉस डायोड 1। वोल्टेज अक्रॉस डायोड 1 अब थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है जब हमारे पास सोर्स इंडक्टेंस नहीं थी उसके मुकाबले में, और रीज़न ये है कि अब हमारे पास एक्स्ट्रा केसेस जो है वो आ गए हैं। एक एक्स्ट्रा केस आ गया है, वो ये वाला कि अगर हमारे पास D2 से D3 पे करंट ट्रांसफ़र होता है तो तब हमारे पास जो वेव फॉर्म है वो कैसे बनती है। ओके, अब ये हमारे पास सिचुएशन जो है वो कंप्लीट हो गई कि V0 कैसे बनता है, वोल्टेज अक्रॉस डायोड 1 कैसे बनता है, ये हमारे पास सिचुएशन आ गई है। अब जो नेक्स्ट हमारे पास इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि V0 एवरेज जो है उस पे क्या इफ़ेक्ट होता है इस सोर्स इंडक्टेंस का, क्योंकि हमने ये देखा है कि जब भी हमारे पास सोर्स इंडक्टेंस ऐड करते हैं हम, तो क्योंकि अब शेप भी आप देख रहे हैं, क्योंकि शेप इस V0 की पहले कुछ यूँ होती थी, लेकिन अब हमारे पास ये जो कुछ एरिया है वो लॉस हो गया है उसकी वजह से, सोर्स इंडक्टेंस की वजह से। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास
कुछ नेगेटिव इफेक्ट आएगा इसका वी नॉट एवरेज के ऊपर। वी नॉट एवरेज जो है उसके ऊपर आएगा, और ये हम देखना चाहते हैं कि वो इफेक्ट जो है वो क्या है, कैसा। ऑलराइट, सो ये हमने डिराइव करना है। यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है इस लेक्चर का वो ये कि हम वी नॉट एवरेज फाइंड कर सकें इस केस में जब हमारे पास सोर्स इंडक्टेंस है। तो हम इन इक्वेशन से स्टार्ट ले लेते हैं। इक्वेशन 4 जो है ये हमारे पास इन्हीं से हम स्टार्ट ले लेते हैं, और ये हम देख सकते हैं कि अगर हम अभी हमने पिछले केस में इनको ऐड किया और एडिशन की वजह से हमने कैंसिल कर दिया जो LDI/dt वाली टर्म है, और उससे हमें वी नॉट वाली इक्वेशन मिली। अब इन्हीं को हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं अगर हम एक और काम करें, और वो ये कि बजाय अब ऐड करने के, अब अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करें, अगर हम सब्ट्रैक्शन यहाँ पे परफॉर्म करें, मैं इक्वेशन को दोबारा लिख लेता हूँ। तो हमारे पास है VC माइनस वी नॉट, VA माइनस वी नॉट, और इसका राइट साइड है माइनस LS dID1/dt, और इसका है LS dID1/dt। तो अब इस टाइम हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ ये प्लस हो जाएगा, और ये जो है ये भी माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास एडिशन जो है, ये जो सब्ट्रैक्शन है, ये अगर हम परफॉर्म करते हैं तो हमें मिलेगा VC माइनस VA, और V नॉट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, V नॉट हमारे पास जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास इधर आ जाएगा माइनस 2 टाइम्स LS dID1/dt। ये हमारे पास इक्वेशन है। अब इसमें सिर्फ जो है एक ही इक्वेशन आ गई हमारे पास, और इसको अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो VC माइनस VA को हम लिख सकते हैं इट्स VCA, हम इसको लिख सकते हैं इक्वल्स टू 2 टाइम्स LS dID1/dt। तो यहाँ पे अब ये जो नेगेटिव साइन है, ये जो नेगेटिव साइन है हमारे पास, अगर हम इसको निकालना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं। देखें कि VCA जो है, अगर उसके साथ आप नेगेटिव मल्टीप्लाई कर दें तो उसको आप लिख सकते हैं VAC लिख सकते हैं, क्योंकि 90 डिग्री का फेज शिफ्ट है। तो हम इस इक्वेशन को फाइनली यूँ लिख सकते हैं कि VAC इक्वल्स टू 2 टाइम्स LS dID1/dt। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई इम्पोर्टेंट, जिससे हम डिराइव कर सकते हैं ID1, और उसमें से ID1 को अगर हम फाइंड कर लें तो हमें पता चल जाएगा कितने टाइम में ये ट्रांजिशन कंप्लीट कर रहा है, और उसके बाद हम वी नॉट एवरेज वाला जो काम है वो कर सकते हैं। अब VAC जो है, ये VAC असल में हम कैसे लिखेंगे, इसकी जो इक्वेशन है, तो VAC हमारे पास है, क्योंकि ये हमारे पास एक फेज लाइन टू लाइन वोल्टेज है, इट इज़ √3 टाइम्स वी हैड साइन ऑफ ओमेगा t माइनस π/3। आप सिंपली इसको वेव फॉर्म में से लिख सकते हैं, आप इसको वेव फॉर्म में से लिख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है जहाँ पे VAC हमारे पास है, ये पॉइंट है जहाँ पे ये ज़ीरो क्रॉस कर रहा है, तो ये π/3 पॉइंट है।
इस पॉइंट पे हमारे पास है π/3। तो π/3 एंगल जो है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, तो अब हम सॉल्व करते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास है कि √3 टाइम्स वी हैड साइन ऑफ ओमेगा t माइनस π/3, ये है इक्वल्स टू 2 टाइम्स ls dId1/dt। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में से हम फाइंड कर सकते हैं अपना ID1, और ID1 अगर हमने इसमें से फाइंड कर लिया तो उस ID1 को हम फर्दर बाकी प्रोसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है ID1, और ID1 को हम इंटीग्रेशन से फाइंड कर सकते हैं। तो इंटीग्रेट करेंगे, सबसे पहले सिंपली इंटीग्रेट करेंगे, ID1 को एक साइड पे छोड़ देंगे, बाकी जो टर्म्स हैं वो दूसरी साइड पे ले जाएंगे। हमारे पास आ जाएगा ID1 इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा √3 वी हैड, और ID1 के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई थी वो थी 2ls, और हम साथ में ओमेगा भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उससे हमें ये फ़ायदा होगा कि हमें जो इंटीग्रेशन है वो करनी पड़ेगी विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा t। तो हम ओमेगा ls से जो है वो कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ओके, तो ओमेगा ls से डिवाइड कर दिया। इंटीग्रल के अंदर जो चीज़ रहेगी वो है साइन ऑफ ओमेगा t माइनस π/3 d ओमेगा t। अब हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू d ओमेगा t। तो जब हम इंटीग्रल ले लेंगे, इंटीग्रल को एग्जीक्यूट कर देंगे, तो हमारे पास ID1 आ जाएगा इक्वल्स √3 वी हैड डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा ls, और ये हमारे पास आ जाएगा माइनस कॉज ऑफ ओमेगा t माइनस π/3, और एक हमारे पास आ जाएगा साथ में जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, जो इंटीग्रेशन का कांस्टेंट है वो साथ में हमारे पास आ जाएगा। उसको मैं इधर प्लस a लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन का जो कांस्टेंट है। तो अब इसको अब आगे हम लेके जाते हैं कि हमने फर्दर इसमें क्या करना है। अब हमारे पास जो ट्रांजिशन हो रही है डायोड 1 से, क्योंकि हमने ये प्रोसेस स्टार्ट किया कि हमारे पास ट्रांजिशन हो रही है फ्रॉम डायोड 1 टू डायोड 3, इस पर्टिकुलर केस के लिए है ये सारी जो इंफॉर्मेशन है वहाँ से स्टार्ट हुई। तो ये जो ट्रांजिशन है डायोड 1 से, ट्रांजिशन जो है डायोड 1 से डायोड 3 से डायोड 1 पे, वो एक यहाँ पे हो रही है और एक यहाँ पे भी हो रही है। ये जो पॉइंट है π/3 वाला पॉइंट है, इस पे हो रही है। ट्रांजिशन यहाँ से शुरू हो रही है, इसका मतलब ये है कि हम लिख सकते हैं कि इनिशियल कंडीशन हमारे पास ये है। इस केस के लिए इनिशियल कंडीशन हम क्या यूज़ करेंगे, ए को फाइंड करने के लिए यूजिंग इनिशियल कंडीशन करंट ID1 जो है वो हमारे पास π/3 के ऊपर उस टाइम पे 0 है, मतलब उस टाइम से करंट जो है वो राइज करना शुरू की है थ्रू डायोड 1। तो अगर इसको मैं इक्वेशन कह देता हूँ 4, और इक्वेशन 4 के अंदर हम यूज़ करें इक्वेशन 4 के अंदर अगर हम पुट करें इस इनिशियल कंडीशन को, तो हम लिख सकते हैं कि ID1 π/3 ये 0 है,
और हमारे पास यहाँ पे सिचुएशन ये आ जाएगी √3 वी हैड ओवर 2 ओमेगा LS माइनस कॉज ऑफ ओमेगा टी की जगह यहाँ पे भी π/3 और वो ऑलरेडी उधर एक π/3 है तो वो 0 हो जाएगा और साथ में एक प्लस a। तो हमारे पास ये जो cos 0 है वो 1 आ जाएगा, दूसरी साइड पे मूव कर देंगे हमारे पास a की जो वैल्यू है वो आ जाएगी √3 we had over 2 omega LS, ये हमारे पास आ जाएगी। इसको अगर मैं 5 कह देता हूँ, इक्वेशन 5 इसको मैं कह देता हूँ। तो इस इक्वेशन 5 को अब अगर हम पुट करते हैं इक्वेशन 4 के अंदर, जो a के अननोन वैल्यू जहाँ पे चल रही है, तो हमारे पास ID1 आ जाएगा, ID1 हमारे पास आ जाएगा √3 we had over 2 omega LS, और हमारे पास वहाँ पे है जो a है वहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एक 1, और जो माइनस कॉज ऑफ ओमेगा टी है वो हमारे पास आ जाएगा माइनस कॉज ऑफ ओमेगा टी माइनस π/3। ठीक है, हमने सिंपली इस 5 को इक्वेशन 5 को सब्स्टिट्यूट किया 4 में, तो उसमें से फिर हम कॉमन ले सकते हैं √3 वी हैड ओवर 2 ओमेगा LS। अब ये हमारे पास इनिशियल कंडीशन यूज़ करने से a की वैल्यू आ गई है, और ये जो एक्सप्रेशन है इसको मैं 5 कह देता हूँ, और इस पॉइंट पे हमारे पास करंट की इक्वेशन आ गई है, और ये बता रही है हमें, ये इक्वेशन हमें बता रही है कि LS से ये हमारे पास सिचुएशन थी कि VC इस तरह कम हो रही थी, VA जो है इस पॉइंट से आगे वो बढ़ रहा था। तो ये हमारे पास वो पॉइंट है जहाँ से VA कंडक्शन के मोड में वो आ गया, और कुछ टाइम के लिए हमारे पास एक -VB/2 हम इसको कह देते हैं। तो इस दौरान जो है कुछ टाइम के लिए V0 ये आ गया, तो यहाँ से V0 ये आ रही थी, इसको ज्वाइन किया और फिर यहाँ पे आ गया V0, ये V0 मैं प्लॉट कर रहा हूँ। तो इस दौरान जो करंट है ये यहाँ से यहाँ तक, अगर हम करंट को प्लॉट करें तो करंट हमारे पास 0 था ID1, और इस पॉइंट पे आके वो I0 तक पहुंच गया। ये हमारे पास सिचुएशन है। इसी तरह हमारे पास जो दूसरा वो है ID3, उसमें से ये करंट फ्लो कर रहा था I0, और वो 0 की तरफ आएगा जो इस हिसाब से, और इस ये जो इंटरवल है, इस इंटरवल को हम नाम देंगे कम्यूटेशन इंटरवल का, इसे हम कहेंगे U। तो अब इंटरवल की अगर बात करें U, हमने π/3 से स्टार्ट लिया, और π/3 ये जो पॉइंट है ये है π/3 प्लस U, यहाँ तक आके हमारे पास कम्यूटेशन इंटरवल जो है वो ख़त्म हो गया और करंट ट्रांसफ़र कंप्लीट हो गया। तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। अब हम ये इन्फॉर्मेशन यूज़ कर सकते हैं, हम कर सकते हैं यूजिंग ID1 at π/3 प्लस U दैट इज इक्वल्स टू I0। ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई है, और अब इसको अगर हम यूज़ करें इन इक्वेशन 5, तो हमारे पास जो रिलेशन बनती है वो है ID1 at π/3 plus U that is equals to I0 equals to √3 we had divided by 2 omega LS 1 minus cos of, अब अगर आप
ओमेगा टी की जगह सब्स्टिट्यूट करते हैं पाई बाय 3 प्लस यू, वहाँ पे पहले से माइनस पाई बाय 3 है, तो ये आपके पास रह जाएगा कॉज ऑफ यू रह जाएगा आपके पास, और हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो ये बन जाएगी। तो अब ये इसको मैं नाम देता हूँ कि ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 6। ये इक्वेशन हमारे पास आ गई है आई नॉट की, और अगर हम इसको मैनिपुलेट करें, इसमें से ये जो कॉज ऑफ यू है ये हमें अभी आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम इस कॉज ऑफ यू को इसमें से निकालना चाहें, इसमें से सिंप्लीफाई करना चाहें, तो हमारे पास आ जाएगा आई नॉट, और ये जो 2 ओमेगा एल एस है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा आई नॉट के साथ, और ये डिवाइड हो जाएगा अंडर रूट 3 वी हैट से, जो कि इस टाइम न्यूमरेटर में एग्जिस्ट कर रहा है, और cos ऑफ u जो है वो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, और ये बन जाएगा 1 माइनस ये। तो ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 7। अब इक्वेशन 7 हमारे पास आ गया है। अब हम फाइनली एक स्टेप ले सकते हैं जो वी नॉट एवरेज में, ये चीज़ हमें चाहिए होती है वी नॉट एवरेज में, कि कॉज ऑफ यू वहाँ पे आता है, तो उस कॉज ऑफ यू को रिप्लेस करने के लिए हमें ये स्टेप करना पड़ता है। तो अब हम फाइनली जो है वी नॉट एवरेज के इसमें आ गए हैं, हम फाइंड कर सकते हैं वी नॉट एवरेज वो फाइंड कर सकते हैं। तो वी नॉट एवरेज हमारे पास दो पीसेस में अब फाइंड होगा, मीन्स के अब हमारे पास जो एक पीरियड है वो 2 स्टेप्स में है। अगर आप यहाँ पे इस वेव फॉर्म को ऑब्जर्व करें तो ये कुछ टाइम के लिए है वी नॉट एवरेज, बल्कि इसको मैं मैथमेटिकली लिख देता हूँ कि वी नॉट हमारे पास है, अगर एक साइकिल की मैं बात करूँ तो माइनस वी बी ओवर 2 है फ्रॉम पाई बाय 3 टू पाई बाय 3 प्लस यू, और ये हमारे पास इक्वल है वी ए के, जब हमारे पास ओमेगा टी है पाई बाय 3 प्लस यू से लेके ये आगे है पाई तक। ठीक है, ये नेक्स्ट जो ट्रांजिशन होगी वो होगी पाई के ऊपर, पाई बाय 3 से पाई बाय 3 प्लस यू तक है, माइनस ये जो रीजन है इसको रेड में बना देता हूँ, ये है माइनस वी बी बाई 2, और उससे आगे फिर शुरू हो जाता है वी ए। तो इसका मतलब हमने 2 पार्ट्स में इसको इंटीग्रेट करना है। तो अब हम अगर इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, एवरेज फाइंड करना चाहते हैं, तो हमें फाइंड करना है, हमें पीरियड सेट करना है 3/2 पाई, अगेन पीरियड वही है, पीरियड के ऊपर कोई फर्क नहीं आया, और 2 स्टेप्स में हम इंटीग्रेट करेंगे। पहला हमारे पास है इंटीग्रेशन चलेगी फ्रॉम पाई बाय 3 टू पाई बाय 3 प्लस एल्फा प्लस यू सॉरी, और इस दौरान हमारे पास है माइनस वी बी ओवर 2 डी ओमेगा टी, और जो दूसरा पार्ट है वो चलेगा फ्रॉम पाई बाय 3 प्लस यू से चलेगा ये पाई तक, और ये हमारे पास आ जाएगा वी ए डी ओमेगा टी। ठीक, तो अब इनके हम फंक्शंस लिख लेते हैं और सिंपली हम फिर इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो वी नॉट एवरेज इज 3/2 पाई, और हमारे पास है जो माइनस वी बी ओवर 2 है, माइनस वी बी ओवर 2 हमारे पास सिंपली इक्वल है, जो अगर हम उसमें से देखें वेव फॉर्म में से अगर हम देखें तो माइनस वी बी ओवर 2 है,
वो स्टार्ट हो रहा है समवेयर π/6 से, -π/6 से। वो स्टार्ट हो रहा है -π/6 से। तो हम उसको लिख सकते हैं sin of ओमेगा t प्लस π/6। तो ये हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे इंटीग्रेशन है फ्रॉम π/3 टू π/3 प्लस u, और -vb/2 जो है वो आएगा v hat over 2 और साइन ऑफ ओमेगा t माइनस प्लस π/6, क्योंकि वो 0 से पहले जो -π/6 है वहाँ से शुरू हो रहा है, टाइम्स डी ओमेगा टी। और यहाँ पे जो है हमारे पास है π/3 से लेके प्लस u से पाई तक, यहाँ पे है हमारे पास v hat साइन ऑफ ओमेगा t डी ओमेगा टी। तो ये इंटीग्रेशन जो है अब अगर परफॉर्म करते हैं आसानी से हम कर सकते हैं। हमारे पास है v0 एवरेज 3/2 पाई, और इसमें से हम बाहर निकाल सकते हैं v hat over 2 और कॉस, जो नेगेटिव कॉस इसका इंटीग्रल है उसमें, क्योंकि यहाँ पे पहले से सॉरी ये जो नेगेटिव है ये हमने उसमें गायब कर दिया है। ठीक है, ये जो नेगेटिव है अगर आप VB की इक्वेशन लिखते तब आप इसको काउंट करते, लेकिन हमने -VB की इक्वेशन लिखी है, इस वजह से ये माइनस जो है वो यहाँ पे गायब हो गया। ठीक है, हमने -VB को लिखा है कि वो है v hat साइन ऑफ ओमेगा t माइनस प्लस π/6, ये -VB की रिलेशन है, तो उसमें वो गायब हो गया है। तो अब हम cos की जो लोअर लिमिट है उसको पहले सब्स्टिट्यूट करेंगे, अपर लिमिट को हम बाद में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ताकि जो नेगेटिव साइन है उसको एडजस्ट किया जाए। तो π/3 प्लस π/6 वो बन जाता है π/2 और नेगेटिव cos ऑफ अगेन π/3 प्लस π/6 वो बन जाएगा π/2 प्लस u। ये हमारे पास जो आ रहा है पहला टर्म, जो पहला पार्ट है इंटीग्रेशन का, उसका ये रिजल्ट बना है हमारे पास। अब दूसरा जो है उसका बनता है v hat, और अगेन हम लोअर लिमिट पहले सब्स्टिट्यूट कर देंगे, विल गेट cos π/3 प्लस u माइनस cos ऑफ पाई। ओके, तो अब हम ये देख सकते हैं कि इसमें से जो v hat है वो बाहर निकाला जा सकता है, क्योंकि वो एक कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल सकते हैं हम, कांस्टेंट टर्म है। और उसके बाद हम फर्दर जो सिंप्लीफिकेशन है इसकी इक्वेशन की वो कर सकते हैं। तो सिंप्लीफाई करते हैं सबसे पहले v0 एवरेज, so 3v hat over 4 पाई, जो 2 है उसको भी अगर हम बाहर निकाल दें, और ये जो cos ऑफ π/2 है ये हमारे पास आ गया 0, तो हमारे पास रह जाएगा माइनस cos ऑफ π/2 प्लस u, और जो दूसरा हमारे पास टर्म रह जाएगा वो है 2 टाइम्स, यहाँ पे जो cos ऑफ पाई है वो रह जाता है -1, सो एक +1 बन जाएगा, 2 टाइम्स cos ऑफ π/3 प्लस u और +1। अच्छा, यहाँ पे एक करेक्शन कर ले मैंने, VA जो है वो असल में है v hat साइन ऑफ ओमेगा t माइनस π/6।
ये जो हम अपने जो लेक्चर्स हैं उसके अंदर जो 3 फेज का सिस्टम यूज़ करें तो उसमें भी ए हमारे पास वी हैड साइन ऑफ नेगेटिव -π/6 है। इस तरह वी बी जो है वो फिर वी हैड साइन ऑफ ओमेगा टी और ये -5π/6 है। ठीक है, इसी तरह वी सी जो है वो -9π/6 है। ठीक, तो हम ये कन्वेंशन यूज़ कर रहे हैं शिफ्टेड। इस वजह से हमें यहाँ पे ओमेगा टी -π/6 यूज़ करना है क्योंकि वी ए हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे -π/6 है तो इसका मतलब ये cos ऑफ पाई नहीं आएगा, ये आएगा cos ऑफ 5π/6 आएगा। और अगर ये -5π/6 है तो इसका मतलब हमें 1 नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो अगेन इसको भी क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे है -cos ऑफ 5π/6 जो है वो हमारे पास है मतलब cos ऑफ 5π/6 हमारे पास होता है -√3/2, और क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस है तो ये +√3/2 जो है वो मैं इसको लिख देता हूँ। अच्छा, ये जो दो हमारे पास है टर्म्स, इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं और उससे हमें मिलता क्या है वो भी हम वो कर लेते हैं। अच्छा, ये जो है ये भी बन जाएगा cos ऑफ π/6। ठीक, cos ऑफ π/6 है, क्योंकि वहाँ पे जब π/3 आप उसके अंदर पुट करेंगे तो ये इस तरह से बन जाएगा। ओके, जो दो टर्म जो है, एक हमारे पास है cos ऑफ π/2 प्लस u जो है, इसको कैसे लिखेंगे हम? माइनस ये हो जाएगा cos ऑफ π/2 cos ऑफ u माइनस साइन π/2 टाइम्स साइन ऑफ u। तो cos π/2 0 है, cos साइन π/2 जो है वो 1 है। ये वाला माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास रह जाएगा साइन ऑफ u रह जाएगा। ठीक है, तो जो पहला टर्म है 3v हैड ओवर 4π, और ये जो पहला टर्म है ये सिंपली रह जाएगा हमारे पास साइन ऑफ u। अब जो दूसरा एक है आइडेंटिटी, उस पर यूज़ करेंगे, वो है cos ऑफ π/6 प्लस u। तो इसको हम लिख सकते हैं cos ऑफ π/6 cos u माइनस साइन π/6 टाइम्स साइन u। तो cos π/6 हमारे पास है √3/2 cos u, और जो साइन हमारे पास है -π/6, तो ये है 1/2 टाइम्स साइन ऑफ u। तो हम इसको लिख देते हैं +2 टाइम्स √3/2 cos ऑफ u माइनस 1/2 टाइम्स साइन ऑफ u। तो अब फर्दर अगर सिंप्लीफिकेशन करें इसकी तो हमें यहाँ पे मिलेगा 3v हैड ओवर 4π साइन u प्लस √3। ओके, यहाँ पे ऊपर में से ये टर्म जो है हमने छोड़ दी है, √3/2 भी यहाँ पे है। तो ये बन जाएगा √3 cos ऑफ u, फिर बनेगा साइन ऑफ u, जब 2 साथ में मैं मल्टीप्लाई किए जा रहा हूँ, एंड प्लस √3। तो ये हम साथ में मल्टीप्लाई किए जा रहे हैं। तो 2 साथ में मल्टीप्लाई किया हमने, तब हमारे पास जो टर्म रह गई हैं, जब अगर साइन u और इसको कैंसिल कर दें माइनस साइन u को,
अगर कैंसिल करें उसमें से अंडर रूट 3 को बाहर निकाल लें तो अंडर रूट 3 we had over 4 pi times cos of u plus 1। cos of u plus 1 जो है ये हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा। अब हमारे पास इक्वेशन जो है इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 8 कह देता हूँ, और अगर 7 हम उसमें से देख सकें, इक्वेशन 7 जो है वो है अबाउट cos of u, जो कि कहते हैं कि cos of u is 1 minus 2 omega ls I naught over अंडर रूट 3 we had। ये हमारे पास जो है हम यूटिलाइज कर सकते हैं cos of u की जगह, ये इंफॉर्मेशन हम यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम इस इक्वेशन में अब फर्दर यूज़ करते हैं तो 3 अंडर रूट 3 we had over 4 pi, और यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1 minus 2 omega ls I naught over अंडर रूट 3 we had, और साथ में है एक प्लस 1। तो अगर ये दोनों 1 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। वो 2 जो है अगर हम इसमें से बाहर निकाल लें तो हमारे पास 2 times 3 अंडर रूट 3 we had over 4 pi, और हमारे पास रह जाएगा 1 minus omega ls I naught over अंडर रूट 3 we had। और ये जो 2 हमने बाहर निकाला है इसको हम कैंसिल कर सकते हैं इस डिनोमिनेटर वाले 4 के साथ, तो 3 अंडर रूट 3 we had over 2 pi ये हमारे पास आ जाएगा। इस इक्वेशन को मैं स्टार कह देता हूँ कि ये हमारे पास है वी नॉट एवरेज की इक्वेशन, जब हमारे पास है सोर्स इंडक्टेंस, और ये 2 टर्म्स हैं। एक हमारे पास है 3 अंडर रूट 3 we had over 2 pi, ये अगर सोर्स इंडक्टेंस नहीं है तो हमारे पास ये रिलेशन होती है, और इसमें से जो सब्ट्रैक्ट हो रही है टर्म वो है ओमेगा ls I naught over 3 we had, और साथ में जो मल्टीप्लाई हो रहा है 3 अंडर रूट 3 we had over 2 pi। तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम ये 3 we had को कैंसिल करके इस 3 we had के साथ, तो जो हमें रिजल्टिंग चीज़ मिलती है कि ये वो टर्म है जो कि जिसकी वजह से रिड्यूस हो रहा है हमारा जो वी नॉट एवरेज है ड्यूरिंग कम्यूटेशन के दौरान जो वोल्टेज है वो कम हो जाती है दूसरे स्टडी ऑपरेशन के मुकाबले में। तो इस वजह से हमारे पास ये कमी आ रही है, ये इससे डबल स्टार इसको मैं कह देता हूँ। तो ये इक्वेशन में ये बता रही है कि वी नॉट एवरेज जो है अगेन कम हो रही है, और अब इस पूरे प्रोसेस से हमें वो जो रिडक्शन टर्म है कि कितनी रिड्यूस हो रही है, वो रिडक्शन किस चीज़ पे डिपेंड करी है, तो ये वो रिडक्शन टर्म है जिसे मैं से डेल्टा वी नॉट कह देता हूँ। तो ये वो रिडक्शन टर्म है जो कि हमने कंप्यूट कर लिया।